हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से हम क्रिया शरीर का एक और नया चैप्टर जो कि है धातु, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि धातु क्या होती है, इसका कैसा निर्माण होता है, इसका पोषण कैसे होता है, और धातु निर्माण एवं पोषण के लिए यहाँ पर 3 न्याय दिए गए हैं: क्षेत्रधि न्याय, गदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय। तो आज हम सारी चीजों को पूरा कवर कर लेंगे और आज आपका जो धातु का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम धातु को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो धातु की अगर हम बात करें कि आखिरकार ये धातु होती क्या है, तो धातु जो होती है वो क्या होती है, शरीर की वह सब रचनाएं होती है जो क्या करती है, हमारे शरीर का धारण करती है। हमारे शरीर का क्या करती है, धारण करती है, और क्या करती है, पोषण करती है। उन्हें हम क्या करते हैं, धातु कहते हैं। तो जो हमारे शरीर का क्या करते हैं, धारण करते हैं, जो हमारे शरीर का क्या करें, जो हमारे शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं, धारण एवं पोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, धातु जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। मतलब हमारी बॉडी में 7 धातुएं होती है। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। तो इस तरह से 7 प्रकार की धातु होती है। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न से इसको रिलेट करूं तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम इसे क्या बोल सकते हैं कि धातु क्या होती है, धातुस आर द 7 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्या बोल सकते हैं हम इनको, 7 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो क्या करती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एंड क्या करती है, एंड ऑल्सो मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। और साथ में क्या करती है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को क्या करती है, मेंटेन करती है ना। एंड ऑल्सो मेंटेन हेल्थ ऑफ अवर बॉडी। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, धातुएं जो होती है वे सभी रचनाएं जो हमारे शरीर का क्या करती है, धारण करती है, और हमारे शरीर का क्या करती है, पोषण करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो दिस आर द 7 फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ द बॉडी विच सपोर्ट अवर बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी। जिसे हम क्या बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं। अगर मैं धातु शब्द की निरुक्ति की बात करता हूं तो धातु शब्द जो होता है वो क्या होता है, धातु शब्द जो होता है वो किससे बना हुआ है, धा धातु में अगर आप क्या करते हो, तुन प्रत्यय करते हो, है ना। क्या हो जाएगा, धा धातु में अगर आप क्या करते हो, तुन प्रत्यय करते हो, तो इससे मिलकर क्या किसका निर्माण होता है, धातु शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर का क्या करे, धारण करे और क्या करे, पोषण करे, उन्हें हम क्या कह देते हैं, धातु कह देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धा धातु में आप जब क्या करते हो, तुन प्रत्यय करते हो, तो उससे क्या होता है, धातु शब्द का निर्माण होता है। आप यहाँ पर श्लोक देख सकते हैं, डू ध्वांग धारण पोषणयो, मतलब धारण एवं पोषण करने वाली वे सभी रचनाएं जो हमारे शरीर का धारण एवं पोषण करती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, धातु कह देते हैं। धारण का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, जो हमारी बॉडी को क्या करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, पोषण की बात करते हैं, टू नरिश, मतलब जो हमारी बॉडी को क्या करे, नरिशमेंट करे। ठीक है, तो वे सभी रचनाएं जो होती है क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। ठीक है, आप मॉडर्न में भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स विच सपोर्ट एंड नरिश अवर बॉडी। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज धातु। जो हमारी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये धातु जो होती है वो क्या होती है, 7 फंडामेंटल टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि बात करते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस तरह से 7 धातुएं होती है। ठीक है, तो आज तो हम क्या करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति को देखेंगे, इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, रस का एक डिटेल में चैप्टर आएगा, रक्त का डिटेल में चैप्टर आएगा, मांस का डिटेल में चैप्टर आएगा, अस्थि का, मज्जा का, शुक्र का, और साथ में इनसे बनने वाली उपधातु जो होता है इनका भी एक अलग अलग से चैप्टर आएगा। तो हम डिटेल में वहां पर सारी चीजों को देखेंगे। तो आज
आज के इस लेक्चर में आपका धातु का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आदि धातु होती क्या है, कैसे इनकी व्युत्पत्ति होती है, कैसे इनका पोषण होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। तो आज आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इस लेक्चर में। और आज इसके एक लेक्चर में, मतलब ये एक ही लेक्चर का धातु का है, इसमें मैं पूरा खत्म कर दूंगा भले कितना भी टाइम हो, ठीक है। तो आप ध्यान से बस इस लेक्चर को आप सुनते जाना, ठीक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे शरीर का क्या करती है, धारण करती है, पोषण करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शरीर धारणात् धातवः इत्युच्यन्ते। तो क्या हो जाएगा, धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या कर लेना, याद कर लेना। क्या श्लोक है, शरीर धारणात् धातवः इत्युच्यन्ते, मतलब जो हमारे शरीर का क्या करती है, धारण करती है, और जो हमारे शरीर का करते हैं, पोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये श्लोक आप याद कर लेना, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली शारीरिक रचनाएं क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। धातुएं कितनी कही गई है, तो धातु 7 प्रकार की कही गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से 7 प्रकार की क्या होती है, धातुएं होती है। रस को अगर हम मॉडर्न में देखें तो इसे आप प्लाज्मा बोल सकते हैं, या जो भी आप सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं, या ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, लिम्फ भी बोल सकते हैं। रक्त की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। मांस की बात करते हैं तो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी की, उसे हम मांस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेद की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, मेद से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम अस्थि की बात करें तो हमारी बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट होती है, हड्ड है ना, इसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, अस्थि से रिलेट कर सकते हैं। मज्जा की बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बोन में क्या होता है, मेरो कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बोन मेरो प्रेजेंट होता है। तो उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, मज्जा से रिलेट कर सकते हैं। प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन को किससे रिलेट कर सकते हैं अपन, शुक्र से, या इसे आप क्या बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, 7 प्रकार की धातुएं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो हमारे शरीर का क्या करती है, धारण करती है, जो हमारे शरीर का क्या करती है, पोषण करती है, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर एक श्लोक देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार की क्या होती है, हमारी बॉडी में धातु होती है या धातुएं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन धातुओं की उत्पत्ति। तो धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखिए क्या होता है, जब आप क्या करते हो, खाना खाते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार। जब आप क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो, है ना, इसको थोड़ा इससे करता हूँ। जब क्या करते हो, खाना खाते हो, जिसमें क्या करते हैं, आहार, ठीक है। तो इस आहार पर क्या होता है, पाचक अग्नि काम करती है। कौन सी अग्नि, पाचक अग्नि काम करती है, डाइजेस्टिव फायर जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, मॉडर्न में। तो पाचक अग्नि क्या करती है, इस पर काम करती है, ठीक है। और इससे फिर क्या होता है, इस अन्न के पाचन के पश्चात क्या होता है, 2 भाग हमको मिलते हैं। एक तो हमको क्या मिलता है, प्रसाद भाग मिलता है, और दूसरा हमको क्या मिलता है, किट भाग मिलता है, ठीक है, किट भाग। तो प्रसाद भाग जो होता है, इससे हमको, जो कि क्या होता है, हमारे शरीर के लिए शरीर उपयोगी होता है, है ना, शरीर के लिए उपयोगी होता है ना। जैसे कि बात करते हैं, प्रसाद भाग में क्या हो जाएगा, अन्न रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्न रस, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस अन्न रस पर क्या होती है, रस अग्नि कार्य करती है, और फिर इस अन्न रस से किसका निर्माण होता है, रस धातु का निर्माण होता है। फिर रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, और अस्थि से क्या होता है, मज्जा का। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पूर्व धातु होती है वो क्या करती है, उत्तर धातु का निर्माण करती है, ठीक है। तो रस धातु जो होती है वो रक्त का निर्माण करती है, रक्त से मांस का होता है, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, और मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पहले वाली धातु होती है वो अगली धातु का निर्माण करती है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्या होती है, पूर्व धातु होती है वो क्या करती है, उत्तर धातु का निर्माण करती है ना। मतलब जो पहली फॉर्मर वाली धातु होती है वो क्या होती है, अगली वाली धातुओं का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्लोक दिया गया है, रसाद रक्तम ततो मांसान मेदः प्रजायते, मेदसु अस्थि ततो मज्जा मज्जगः शुक्रम तु जायते। अब ये भी श्लोक क्या है,
IMP है, इंपॉर्टेंट है धातुओं की उत्पत्ति का श्लोक, इसे आप याद कर लेना। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का निर्माण होता है, मेद से अस्थि का निर्माण होता है, अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, धातुओं की उत्पत्ति होती है। हम डिटेल में देखेंगे इनका निर्माण और इनका पोषण कैसे होता है। यहाँ पर 3 थ्योरीज दी गई है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि पूर्व धातु जो होती है वो क्या करती है, उत्तर धातु का निर्माण करती है। मतलब रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, मज्जा से शुक्र का। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पूर्व धातु जो होती है वो उत्तर धातु का निर्माण करती है। अगर हम धातुओं के पोषण की बात करें तो सेम वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या करते हो, अन्न रस लेते हो, मतलब जब आप क्या करते हो, आहार लेते हो, उस पर क्या होता है, पाचक अग्नि काम करती है। तो उससे क्या होता है, प्रसाद भाग निकलता है और एक क्या होता है, कीट भाग निकलता है। ठीक है, प्रसाद भाग क्या होता है, अन्न रस होता है। ठीक है, तो ये जो अन्न रस जो होता है, इस पर रस अग्नि काम करती है और इससे क्या होता है, रस धातु का निर्माण होता है। फिर रस से रक्त का, तो रस से जब रक्त का निर्माण होता है तो आप ये समझ लो कि ये जो रक्त धातु जो होती है, रक्त धातु, इसका पोषण कौन करती है, रस धातु करती है। वैसे ही रक्त से मांस का निर्माण होता है, तो मांस का जो पोषण जो होता है वो कौन करता है, वो कौन करता है, रक्त धातु करती है। फिर मांस से क्या होता है, मेद का, तो मेद का पोषण कौन करती है, मेद का पोषण कौन करती है, मांस करता है। ठीक है, तो रस, इस प्रकार से क्या होता है कि जो, ऐसा समझ लो आप कि उत्तर धातु जो होती है, उत्तर धातु के का जो पोषण जो होता है वो कौन करता है, पूर्व धातु करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आहार के पाचन पश्चात अन्नपान के सार से सभी धातुओं का क्या होता है, पोषण होता है। तो देखो मेनली तो क्या होता है कि जो अन्न रस होता है ना, जो अन्न रस होता है, मेनली तो क्या होता है कि अन्न रस होता है ना। इससे ही क्या होता है, फिर इससे ही क्या होता है, अन्न रस से ही किसका निर्माण, इस पर रस अग्नि काम करते हुए किसका निर्माण होता है, रस धातु का निर्माण होता है, रस धातु का निर्माण होता है। ठीक है, तो अन्न रस से ही, मतलब आधार जो होता है, सभी धातुओं का जो आधार होता है वो तो क्या होता है, अन्न रस होता है। ठीक है, और इस अन्न रस से फिर क्या होता है, रस धातु का निर्माण होता है, रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है। तो उत्तर धातु, ऐसा बोल दो कि जो उत्तर धातु होती है उसका पोषण कौन करती है, पूर्व धातु करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते, देखो शरीर धारण करने वाली धातुएं एक धातु दूसरी धातु का आहार करती है। तो एक धातु जो होती है वो क्या करती है, दूसरी धातु का क्या करती है, पोषण करती है। एक बार फिर आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो अन्न रस होता है, अन्न रस पर क्या होती है, रस अग्नि काम करती है। इससे किसका निर्माण होता है, रस का निर्माण होता है। रस से रक्त का निर्माण होता है ना, एक मिनट, रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का निर्माण होता है, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, और अस्थि से किसका, मज्जा का, और मज्जा से किसका होता है, शुक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने क्या बोला कि जो बाद वाली धातु होती है उसका पोषण जो होती है वो पहले वाली धातु करती है। जैसे बात करते हैं, शुक्र का पोषण मज्जा करेगी, मज्जा का पोषण अस्थि, अस्थि का पोषण मेद, मेद का मांस, मांस का रक्त, और रक्त का रस, और रस का किससे होता है, अन्न रस से होता है। ठीक है, तो आधारभूत तो क्या होता है, सभी धातुओं का आधारभूत जो होता है वो क्या होता है, अन्न रस होता है ना। मतलब सभी धातुओं का जो पोषण होता है किससे होता है, अन्न रस से होता है। फिर जैसे अन्न रस से रस धातु बनती है, तो रस धातु जो होती है रक्त का करती है, रक्त धातु जो होती है वो मांस का करती है, मांस जो होती है मेद का, मेद जो होती है वो अस्थि का, अस्थि जो होती है मज्जा का, मज्जा जो होती है शुक्र का। तो इस तरह से क्या होता है कि जो उत्तर वाली धातु जो होती है उसका पोषण कौन करती है, पूर्व धातु करती है, मतलब पहले वाली धातु करती है। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, रक्त का पोषण रस से होता है, मांस का पोषण किससे होता है, रक्त से होता है, मेद का पोषण मांस से होता है, अस्थि का पोषण मेद से होता है, मज्जा का पोषण अस्थि से होता है, और शुक्र का पोषण किससे होता है, मज्जा से होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि पूर्व धातु द्वारा मतलब पहली धातु जो होती है वो क्या करती है, अगली धातु का क्या करती है, पोषण करती है। तो उत्तर धातु का क्या करती है, पोषण करती है। और आधारभूत जो क्या होता है, सभी धातुओं का आधारभूत क्या होता है पोषण के लिए, वो क्या होता है, अन्न रस होता है। ठीक है, अन्न रस होता है। तो अन्न रस से क्या बन जाएगा, अन्न रस से रस धातु बन जाएगी, फिर रस धातु रक्त का, रक्त मांस का, मांस मेद का, मेद अस्थि, अस्थि मज्जा, मज्जा का शुक्र। इस तरह से क्या होता है, कि पूर्व धातु जो होती है वो उत्तर धातु का क्या करती है, पोषण करती है, नरिशमेंट करती है। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट होता है। ठीक है, तो उनको क्या करती है, नरिशमेंट करती है। ठीक है, नरिशमेंट करती है। देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, अब धातुओं के कर्म,
तो देखिए, अब धातुओं के तो कई कर्म होते हैं, जितने भी धातु है ना, इन सबके कई सारे कर्म दिए गए हैं, जब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इनका जो श्रेष्ठ कर्म क्या है वो यहाँ पर मैं आज आपको बतला रहा हूँ। जैसे कि बात करते हैं रस धातु जो होती है, रस धातु का श्रेष्ठ कर्म जो होता है वो किसका होता है? प्रीणन का कर्म होता है। प्रीणन का मतलब क्या होता है? मेनली काम इसका क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, है ना। रक्त धातु जो होती है इसका मेन काम क्या होता है? जीवन का, मतलब इन लिवनिंग, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कौन सी? रक्त धातु। उसके बाद मांस धातु की बात करते हैं, लेपन का काम करती है, कोटिंग का काम, है ना। जो क्या करती है? अपनी धातु अस्थि जो है उसको क्या करती है? लेपन का काम करती है, ठीक है। मेद जो होता है वो स्नेहन का काम करता है, लुब्रिकेशन का कार्य करता है। अस्थि जो होती है धारण, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, है ना। मज्जा जो होती है उसका काम क्या होता है? पूरण का काम। पूरण मतलब क्या होता है कि आपकी जो बोन है उसमें जो मेरो केविटी प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है? मज्जा प्रेजेंट होता है, तो उस केविटी को पूरण का काम होती है, मतलब फीलिंग का काम करती है, ठीक है। शुक्र जो होती है गर्भोत्पादन, है ना। तो गर्भ की उत्पत्ति जो होती है उसका कर्म जो होता है किसका होता है? शुक्र का होता है, ठीक है। इस प्रकार से 7 धातुओं का श्रेष्ठ कर्म होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। ये देखो, ये एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, क्या आएगा ही, है ना। एमसीक्यू में यहाँ से आने के कई चांसेस होते हैं, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। ये 7 धातुओं के कर्म आपको पता होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको, है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्या? धातु पोषण न्याय, ठीक है। चलो, अब क्या हो गया, देखो, अब जो टॉपिक मैं आपको बतला रहा ना, ये जो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। तो इसके लिए 3 क्या दी गई है? थ्योरीज दी गई है। एक तो क्या दी गई है? क्षीरदती न्याय, दूसरी केदारी कुल्या न्याय, तीसरा खले कपोत न्याय, ठीक है। तो इस प्रकार से कई थ्योरीज दी गई है कैसे धातुओं का निर्माण होता है और कैसे इनका क्या होता है? पोषण होता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्षीरदती न्याय की। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप क्या करते हो? आहार लेते हो, है ना। जब क्या करते हो? आप आहार लेते हो, ठीक है। आपने क्या किया? आहार लिया, ठीक है। तो इस आहार पर क्या होता है? पाचक अग्नि, इस आहार पर क्या करती है? पाचक अग्नि जो होती है वो क्या करती है? अपना कार्य करती है, ठीक है। जैसे पाचक अग्नि अपना कार्य कर देती है तो इससे फिर क्या होता है? आपको 2 भाग मिलते हैं। एक तो क्या मिलता है इसका? एक तो आपको इसका क्या मिलता है? प्रसाद भाग मिलता है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिलता है? किट भाग मिलता है, किट भाग, ठीक है। अगर मैं प्रसाद भाग की बात करता हूँ, जैसे कि बात करते हैं अन्न रस मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? अन्न रस, ठीक है। तो ये जो अन्न रस होता है ना, ये जो अन्न रस होता है, इससे धातुओं का निर्माण तथा धातुओं का पोषण कैसे होता है, इसके लिए 3 थ्योरीज दी गई है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहली थ्योरी क्षीरदती न्याय, दूसरी थ्योरी केदारी कुल्या न्याय और तीसरी थ्योरी इन्होंने दी है कौन सी? खले कपोत न्याय, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप क्या करते हो? खाना खाते हो, मतलब आहार लेते हो, उस पर क्या होता है? डाइजेस्टिव फायर अपना वर्क करती है, मतलब पाचक अग्नि अपना कार्य दर्शाती है। फिर इससे क्या होता है? 2 भाग बनते हैं, एक तो प्रसाद भाग मिलता है और दूसरा आपको किट भाग मिलता है। तो प्रसाद भाग जो होता है ना, जो प्रसाद भाग होता है, जैसे कि बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? अन्न रस हो जाएगा। तो इस अन्न रस से एक मिनट, माइक चालू है। तो ये जो अन्न रस जो होता है ना, इस अन्न रस से कैसे सभी धातुओं का निर्माण और पोषण होता है, तो इसके लिए मेनली 3 थ्योरी दी गई है, क्षीरदती न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय, जिसको हम डिटेल में अब एक थ्योरी को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी से आप सभी को ये अच्छे से दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए। बहुत ही आसान थ्योरी, आप अगर ध्यान से आगे के लेक्चर को देखेंगे 10 मिनट में तो आपको तीनों थ्योरीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी जो कि है क्षीरदती न्याय, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थ्योरी जो होती है ठीक उसी प्रकार से
से होती है जिस प्रकार से क्या होता है, दूध जो होता है वो दही में परिवर्तित होता है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जिस प्रकार से दूध जो होता है वो दही में परिवर्तित होता है ना, या ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि अन्न रस से रस धातु का निर्माण होता है, रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है, रक्त धातु से मांस धातु का होता है, मांस से मेद का होता है, मेद से अस्थि का होता है, अस्थि से मज्जा का होता है, मज्जा से शुक्र होता है। तो ये क्या बोलता है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब जिसके आपने भी देखा होगा कि दही जो होता है किससे बनता है, दूध से बनता है। मतलब दूध जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होकर किसमें कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये थ्योरी क्या बोलती है कि अन्न रस से रस धातु, अन्न रस जो होती है वो रस धातु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रस धातु होती है वो रक्त में होती है, रक्त मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, मज्जा शुक्र में। तो ठीक इसी प्रकार से क्षीरदधि न्याय आपको दिया गया है। मतलब जिस प्रकार से दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से ये धातुएं जो होती है उनका निर्माण होता है किससे, अन्न रस से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्न रस जो होता है ट्रांसफॉर्म होकर किसमें कन्वर्ट होता है, रस धातु में। ठीक है, रस धातु जो होती है रक्त धातु में, रक्त जो होती है मांस धातु में, मांस जो होती है मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, और मज्जा जो होता है शुक्र में। तो इस पक्ष के अनुसार क्या होता है, जिस प्रकार से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अन्न रस जो होती है रस धातु में, रस धातु रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर, ठीक देखिए आप, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब आप क्या करते हो, आहार लेते हो तो उसमें क्या होता है, पाचक अग्नि काम करती है। दो भाग मिलता है, प्रसाद भाग, और दूसरा आपको क्या मिल जाता है, किट भाग। किट में क्या हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अन्न रस होता है, प्रसाद भाग होता है, इससे क्या होता है, धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। तो कैसे होता है, तो आप देखिए यहाँ पर अन्न रस जो होती है रस धातु में कन्वर्ट होती है। अगर हम क्षीरदधि न्याय के हिसाब से देखें तो रस धातु जो होती है रक्त में, रक्त जो होती है मांस में, मांस जो होती है अस्थि में, अस्थि जो होती है मज्जा में, और मज्जा जो होती है वो शुक्र में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है, धातुओं का निर्माण होता है, और इनका क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, अब ये जो क्षीरदधि न्याय जो है, जिसमें हमने क्या बोला है कि जिस प्रकार से दूध जो होता है दही में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार से अन्न रस से सभी धातुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो थ्योरी है, इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रम परिणाम पक्ष भी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, इस थ्योरी को क्रम परिणाम पक्ष भी बोल देते हैं। क्रम परिणाम पक्ष, क्रम परिणाम पक्ष क्यों बोलते हैं, क्रम परिणाम पक्ष इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रम जो होता है क्या होता है, बना रहता है। मतलब रस धातु से रक्त का ही निर्माण होगा, रक्त से मांस का ही होगा, मांस से मेद का ही होगा, मेद से अस्थि का ही होगा, अस्थि से मज्जा का ही होगा, मज्जा से शुक्र का ही होगा। मतलब ये जो क्रम है, वो क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रस धातु से डायरेक्ट शुक्र का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रस से डायरेक्ट अस्थि धातु बन जाएगी, ऐसा नहीं कि मेद से डायरेक्ट शुक्र का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्रम जो होता है बना रहता है। मतलब रस से रक्त ही बनेगी, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, तो ये जो क्रम जो होता है क्या होता है, बना रहता है। इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल देते हैं, क्रम परिणाम पक्ष भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इसको हम सर्वात्म परिणाम पक्ष भी बोलते हैं। आप सर्वात्म परिणाम पक्ष क्यों बोलते हैं, सर्वात्म परिणाम पक्ष इसको इसलिए बोलते हैं कि देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो पूरा दूध जो होता है वो दही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब पूरा दूध जो होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि रस धातु जो होती है, मतलब क्या हो जाएगा कि जो पूर्व धातु होती है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, उत्तर धातु में कन्वर्ट हो जाती है ना। और यहाँ पर शेष वेश नहीं बचता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या बोलते हैं कि जो रस धातु होती है वो कंप्लीटली किसमें, रक्त में कन्वर्ट हो जाती है। रक्त जो होती है कंप्लीटली मांस में कन्वर्ट हो जाती है, मांस जो होती है मेद में, मेद जो होती है अस्थि में, अस्थि जो होती है मज्जा में, मज्जा जो होती है शुक्र में। ठीक है, तो सर्वोत्तम परिणाम पक्ष क्या बोलता है कि इसको हम सर्वोत्तम परिणाम पक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो पूर्व धातु जो होती है वो कंप्लीटली किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उत्तर धातु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, सर्वोत्तम परिणाम पक्ष भी बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व धातु उत्तर धातु में सर्वोत्तम परिणित हो जाती है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। चक्रपाणी को, अब देखो, अब चक्रपाणी को यह जो सिद्धांत है ना, कौन सा, क्षीरदधि न्याय वाला, यह सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि यह इस सिद्धांत को मानने में कुछ निम्न बात है। अब आचार्य चक्रपाणी जो है वो इस सिद्धांत को नहीं मानते।
छेदधति न्याय वाले सिद्धांत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें क्या है, कई बाधा है। जैसे कि बात करते हैं पहली बाधा क्या है, पहली बाधा है क्या है, उपवास। देखो जब आप क्या करते हो, उपवास करते हो, है ना, जब आप क्या करते हो, उपवास करते हो, मान लो 5 से 6 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, 5 से 6 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी बचा कुचा रस होगा वो रक्त में कन्वर्ट हो जाएगा, रक्त मांस में, मांस अस्थि में, अस्थि मज्जा, मज्जा में शुक्र में, ठीक है। तो बचा कुचा रस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप खाना नहीं खा रहे, मतलब आपको इन धातुओं का आधार नहीं मिल रहा है, मतलब अन्न रस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये जो अन्न रस है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो गया है, शुक्र धातु में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप 5 से 6 दिन तक खाना नहीं खाते हो तो अन्न रस जो होती है तो कंप्लीटली शुक्र में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, फिर शुक्र धातु ही रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। रस भी होती है, रक्त भी होती है, मांस भी होती है, मेद भी होती है, अस्थि भी होती है, मज्जा भी होती है, शुक्र भी होते हैं। ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ शुक्र धातु रह गई है ना। भले हम उपवास करते तब भी ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए एक तो ये बात बोली, तो क्या बोला इन्होंने, माना कि अन्न रस में पूर्व धातु रस जो होती है, अन्न रस से पूर्व धातु रस का निर्माण फिर से हो जाएगा, परंतु हाँ यहाँ पर क्या बोला है कि माना कि अन्न रस से पूर्व, देखो हाँ मानते हैं कि जो अन्न रस से क्या हो जाता है, रस धातु का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, मान लो 5 से 6 दिन तक खाना नहीं खाते तो अन्न रस तो रहेगा नहीं, है ना, और जो भी रस धातु है वो किसमें लास्ट टाइम जाकर शुक्र में कन्वर्ट तो हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि एट द एंड आपके पास सिर्फ और आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फिर शुक्र धातु ही रहेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, परंतु यदि 6 दिन रात तक आप उपवास कर लिया जाए तो रस धातु संपूर्ण किसमें, संपूर्ण रूप से रक्त में, रक्त मांस में, मांस मेद में, में फिर अस्थि में, अस्थि मज्जा, मज्जा शुक्र में, ऐसे करके 6 दिन रात के बाद केवल आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ शुक्र धातु ही रह जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। पहला तो कारण ये बताया कि इसलिए इन्होंने बोला कि, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि छेदधति न्याय मतलब सही नहीं है। फिर दूसरा क्या बोला ना, धातु विकृति। तो इस न्याय के अनुसार यदि पूर्व धातु में विकृति, तो ये न्याय इस न्याय के अनुसार अगर हम देखें ना, तो अगर मान लो क्या हो जाए, पूर्व धातु में विकृति हो जाए, है ना, तो उत्तर धातु में भी क्या हो जाएगी, फिर विकृति होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जैसे कि आप देखना, सिकल सेल एनीमिया का मान लो पेशेंट है, तो जरूरी नहीं है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, मतलब मसल्स की प्रॉब्लम हो, मसल्स की कोई डिसीज हो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्याय को चक्रपाणी नहीं मानते। तो क्या बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का मान लो पेशेंट है ना, जरूरी नहीं है कि उसको मान धातु की भी क्या हो, विकृति हो, जैसे कि बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, ठीक है। तो ऐसा होना अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं कि उसको मसल्स की भी मतलब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए आचार्य चक्रपाणी इसको नहीं मानते। उसके बाद तीसरा क्या बोला उन्होंने, धातु वृद्धि चाहिए। तो इस न्याय के अनुसार क्या होता है कि अगर मान लो पूर्व धातु का क्या होगा, पूर्व धातु का क्या होगा, वृद्धि अच्छे होगा, तो उत्तर धातु का भी क्या होगा, वृद्धि अच्छे होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास इतना ज्यादा मेद नहीं है, मतलब उतना क्या है, उतना ज्यादा उसके पास फेट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, फेट नहीं है, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है मैं उसके पास उतना ज्यादा फेट नहीं है, लेकिन फिर भी बोनी तो होता है, मतलब वो बोन्स तो उसके पास डेवलप रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि मान लो पूर्व धातु, इस न्याय के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होता है कि पूर्व धातु का वृद्धि और क्षय होता है, तो उत्तर धातु का वृद्धि क्षय होगा, लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर मान लो किसी के अंदर मान लो इतना ज्यादा फेट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर बोनी नहीं रहेगी, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अ पर्सन माइट बी बोनी, मतलब एक पर्सन जो होता है वो बोनी हो सकता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ फैट इन हिज बॉडी, ठीक है। तो उसके बॉडी में भले कम फैट हो, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी क्या हो सकती है, बोनी हो सकती, रह सकती है, ठीक है। तो इन सभी आपत्तियों या बाधाओं का निराकरण करते हुए सुश्रुत टीकाकर दलहन तर्क देते हैं कि अब फिर देखो, अब ये सब बाधाएं थी, है ना, ये सब क्या थी, बाधाएं थी। तो इन सभी बाधाओं को निवारण करने, क्या बोल सकते हैं उसको, निराकरण करने के लिए क्या बोला इन्होंने, हाँ निराकरण, हाँ निराकरण करने के लिए सुश्रुत जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि क्या होता है, सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ये बोलते हैं कि जो अन्न रस जो होता है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, आहार रस जो होता है, आहार रस पर, आहार रस पर क्या होता है, जब पाचक अग्नि काम करती है ना, आहार रस पर क्या होता है, जब पाचक अग्नि काम करती है तो हमको पता है एक तो क्या मिलता है आपको, प्रसाद भाग मिलता है,
और दूसरा आपको क्या मिलता है, किट भाग मिलता है, ठीक है, किट भाग मिलता है। तो फिर सुश्रुत ये बोलते हैं, मतलब उसका टीकाकार डलहन जी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रसाद भाग जो होता है ना, ये जो प्रसाद भाग होता है इसके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो आपको क्या मिलता है, एक तो आपको इसका स्थूल भाग मिलता है, स्थूल भाग मिलता है, और दूसरा आपको इसका क्या मिलता है, सूक्ष्म भाग मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, सूक्ष्म भाग मिलता है। तो स्थूल भाग से, स्थूल भाग से तो क्या हो जाएगा, स्थूल भाग से तो क्या हो जाएगा, स्थूल भाग से तो क्या हो जाएगा, धातु का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं जैसे कि बात करते हैं अन्न रस से रस का धातु का निर्माण हो जाता है ना, रस धातु का निर्माण हो जाता है। लेकिन लेकिन जो सूक्ष्म भाग होता है ना, लेकिन जो सूक्ष्म भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, रक्त संधर्मी अंश बनता है। एक तो क्या बनता है, रक्त संधर्मी अंश का निर्माण होता है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, इसकी उपधातु का निर्माण होता है, इसकी क्या होता है, उपधातु का निर्माण होता है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं तो रस है ना, तो रस का यहाँ पर सूक्ष्म भाग में रक्त संधर्मी अंश बनेगा, और इससे ही आगे जाके किसका निर्माण हो जाएगा, रक्त का निर्माण हो जाएगा। इससे ही आगे जाकर किसका निर्माण हो जाएगा, इससे आगे जाकर रक्त का निर्माण हो जाएगा, है ना। और साथ में इसकी क्या बन जाएगी, उपधातु बन जाएगी। तो यहाँ पर सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि जो प्रसाद भाग जो होता है इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो इसका सूक्ष्म भाग होता है, दूसरा इसका स्थूल भाग होता है। स्थूल भाग से तो क्या होता है, धातु का निर्माण हो जाता है, और सूक्ष्म भाग जो होता है उससे अगली वाली धातु के संदर्भी अंश मिलते हैं, और साथ में उसके उपधातु मिलते हैं। तो अगली वाली धातु का जो संदर्भी अंश होता है उससे क्या होता है, अगली धातु का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि पूर्व धातु भी बनी रहेगी, और साथ में यहाँ पर उत्तर धातु का भी निर्माण होते रहेगा, है ना। तो यहाँ इससे क्या होगा कि पूर्व धातु भी बनी रहेगी और उत्तर धातु का भी निर्माण होता रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या निकाला, निराकरण निकाला। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रसाद भाग जो होता है इसका सूक्ष्म भाग भी होता है और स्थूल भाग भी होता है, ठीक है। स्थूल भाग से तो हमको जो भी धातु बनना तो बन जाती है, लेकिन जो इसका सूक्ष्म भाग होता है इससे क्या होता है, अगली धातु के संदर्भ में अंश मिलते हैं और साथ में उपधातु मिलते हैं, है ना। तो जो अगली धातु का संदर्भी अंश जो मिलते हैं उससे क्या होता है, अगली धातु का निर्माण हो जाता है ना। और बाकी पूर्व धातु तो इससे क्या होगा, पूर्व धातु भी है बन रही है और उत्तर धातु भी बनती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से उन्होंने क्या निराकरण निकाला कि जब क्या करता है, आहार पर पाचक अग्नि क्या करती है, काम करती है। तो एक तो आपको पता है अन्न रस मिलता है मतलब प्रसाद भाग, और दूसरा आपको किट भाग मिलता है मतलब मल भाग, ठीक है। तो ये जो प्रसाद भाग होता है इसका दो पार्ट होता है, एक तो स्थूल भाग और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म भाग। तो स्थूल भाग से तो आपका मिल जाता है जो धातु बनना थी वो बन जाती है, जैसे कि बात करते हैं रस धातु बन गई, है ना। लेकिन इसका जो सूक्ष्म भाग होता है, इसका सूक्ष्म भाग होता है, इससे क्या होता है, अगली धातु के संदर्भी अंश मिलते हैं। जैसे बात करते हैं रस से रक्त बनता है, तो रक्त के संदर्भी अंश मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर इसके उपधातु मिल जाएंगे। जैसे बात करते हैं स्तन्य और आर्तव, तो ये जो रक्त संदर्भी अंश होता है इससे क्या हो जाएगा, फिर आगे जाके रक्ताग्नि काम करेगी और रक्त का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली धातु भी मतलब उत्तर धातु भी बन रही है और यहाँ पर पूर्व धातु भी बन रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आचार्य सुश्रुत जी के मतलब आचार्य सुश्रुत के जो टीकाकार दलहन जी से उन्होंने ये निराकरण निकाला, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो टेबल इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको मैं डिटेल में सारी धातुओं का निर्माण कैसा तो वो आपको बतला देता हूँ। देखिए आप, तो मैंने आपको क्या बताया कि आहार पर जब पाचक अग्नि काम करती है तो उसका दो भाग बनता है, एक तो प्रसाद भाग और दूसरा आपका मिलता है इसका किट भाग। तो अंदर इसका किट क्या हो जाएगा, पूरी से मूत्र, जो कि क्या होता है बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक है। अब जो अन्न रस होता है ना, अन्न रस जो होता है, ठीक है, जो क्या होता है प्रसाद भाग होता है। तो इस पर क्या होता है, रसाग्नि काम करती है। क्या करती है, रसाग्नि काम करती है। रसाग्नि काम करती है तो इससे क्या होता है, प्रसाद भाग मिलता है और किट भाग मिलता है। जैसे कि रस धातु जो होती है इसका जो किट मतलब मल जो होता है वो क्या होता है, कफ होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो रस धातु पर जब क्या करेगी, रस अग्नि काम करेगी तो प्रसाद भाग मिलेगा, दूसरा मल भाग मिलेगा। तो रस धातु जो होता है इसका जो मल जो होता है वो क्या होता है, किट होता है, क्या होता है, कफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थूल भाग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपको प्रसाद, फिर उन्होंने क्या बोला कि प्रसाद भाग जो होता है इसका भी दो भाग होता है, एक तो स्थूल भाग होता है, दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म भाग होता है। तो स्थूल भाग से तो क्या हो जाएगा, स्थूल भाग से तो धातु का निर्माण हो जाएगा, और सूक्ष्म भाग को देखेंगे तो सूक्ष्म भाग से क्या होगा, अगली धातु के अपने को संदर्भी अंश मिलेंगे, है ना। और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपधातु का निर्माण हो जाएगा। साथ में यहाँ पर
उपधातु का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रस का जो उपधातु होता है क्या होता है, आर्तव और स्तन्य होता है, और साथ में यहाँ पर रक्त संदर्भी अंश मिल जाएंगे, जिस पर क्या हो जाएगी, रक्त अग्नि काम करेगी, है ना, रक्त अग्नि काम करेगी। फिर अगेन वही प्रसाद भाग मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, कीट भाग मिलेगा। तो रक्त का जो मल होता है वो क्या होता है, पित्त होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसके प्रसाद भाग को देखते हैं तो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्थूल भाग में, दूसरा सूक्ष्म भाग में। तो स्थूल भाग जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्थूल भाग जो होता है वो क्या हो जाएगा, रक्त धातु हो जाएगी। और सूक्ष्म भाग की बात करते हैं तो सूक्ष्म भाग से क्या होगा, इसके उपधातु का निर्माण होगा। जैसे बात करते हैं कंडरा और शिरा, तो रक्त का जो होता है इसके उपधातु क्या होती है, कंडरा और शिरा, और साथ में क्या हो जाएगा, अगली धातु का, उत्तर धातु का संदर्भी अंश। जैसे बात करते हैं मान संदर्भी अंश, इस पर क्या होगी, मांस अग्नि काम करेगी। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रसाद भाग मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, इसका मल भाग मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांस का जो मल होता है वो क्या होता है, खमल हो जाएगा। फिर प्रसाद भाग की बात करते हैं तो स्थूल भाग में मांस धातु का निर्माण हो जाएगा, और फिर इसका सूक्ष्म भाग होगा, सूक्ष्म भाग होगा, इससे फिर क्या हो जाएगा, अगली धातु का संदर्भी अंश और उपधातु का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं इसके उपधातु क्या होती है, सर, त्वचा और वसा होती है। और मेद संदर्भी अंश, जैसे कि बात करते हैं मेद संदर्भी अंश मिल जाएगा, तो मेद संदर्भी अंश पर मेद अग्नि फिर काम करेगी। फिर अगेन वही प्रसाद भाग का निर्माण होगा और यहाँ पर कीट भाग का निर्माण होगा। जैसे कि बात करते हैं मेद जो होता है, इसका जो मल भाग जो होता है वो क्या होता है, मल जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, मेद। जिसकी अगर बात करते हैं अपन मेद की बात करते हैं, इसका जो कीट भाग होता है मतलब मल भाग होता है क्या होता है, श्वेत होता है, ठीक है। और प्रसाद भाग की बात करते हैं तो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। स्थूल भाग में क्या हो जाएगा, मेद धातु का निर्माण हो जाएगा। और सूक्ष्म भाग की बात करते हैं तो सूक्ष्म भाग में दो पार्ट बन जाएंगे, अगली धातु के संदर्भी अंश और इसके उपधातु। तो मेद के उपधातु है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेद का उपधातु क्या हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा, और अगली धातु का संदर्भी अंश। जैसे की बात करते हैं मेद से अस्थि बनता है तो अस्थि के संदर्भी अंश मिलेंगे। फिर इस पर क्या हो जाएगा, अस्थि अग्नि काम करेगी, है ना, अस्थि अग्नि काम करेगी तो इसके फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो भाग मिलेंगे आपको, कीट। जैसे की बात करते हैं इसका मल जो होता है क्या होता है, केश, रोम और नख होते हैं। फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका प्रसाद भाग मिल जाएगा। तो प्रसाद भाग जो होता है इसमें अगेन दो पार्ट होंगे, एक स्थूल भाग होगा जो क्या हो जाएगा, अस्थि धातु होगी, और क्या हो जाएगा, सूक्ष्म भाग, ठीक है। तो सूक्ष्म भाग से अगेन किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर मज्जा, अगली धातु का संदर्भी अंश। जैसे की बात करते हैं अपन मज्जा संदर्भी अंश। और आपको याद रखना है कि जो अस्थि होता है उसका उपधातु नहीं होता है, अस्थि से कोई उपधातु का निर्माण नहीं होता। उपधातु क्या होते हैं, उपधातु जो होते हैं वे रचनाएं होती है जो हमारे शरीर का धारण तो करती है लेकिन पोषण नहीं करती है। क्योंकि हमारे शरीर का पोषण नहीं करती इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। और धातु नहीं करते, धातु क्यों नहीं करते इनको, क्योंकि हमारे शरीर का धारण तो करते लेकिन पोषण नहीं करते। और हमने धातु में क्या देखा कि जो धारण और पोषण दोनों करे वही क्या कहलाती है, धातु कहलाती है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मज्जा संदर्भी अंश क्या जाएगा, मज्जा अग्नि काम करेगी और वापस वही प्रसाद भाग मिलेगा और कीट भाग मिलेगा। कीट भाग की बोले तो अक्षविट त्वचा, जैसे बात करते हैं अक्ष, त्वक, विट, स्नेह, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रसाद भाग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका स्थूल भाग मिल जाएगा और इसका सूक्ष्म भाग मिल जाएगा। स्थूल भाग में मज्जा धातु का निर्माण हो जाएगा, और सूक्ष्म भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अगली धातु का संदर्भी अंश। जैसे की बात करते हैं अगली धातु क्या बनती है, शुक्र बनती है, तो शुक्र संदर्भी अंश मिलेगा। शुक्र संदर्भी अंश पर क्या होगा, शुक्र अग्नि काम करेगी। फिर अगेन आपको प्रसाद भाग मिलेगा और कीट भाग मिलेगा, जैसे कि दलहन जी ने कहा था, है ना। कि प्रसाद की बात करते हैं तो इसका अगेन स्थूल भाग मिलेगा और सूक्ष्म भाग मिल जाएगा। सूक्ष्म भाग नहीं होगा, मतलब क्योंकि देखो धातु ही लास्ट धातु यही होती ना, तो सूक्ष्म भाग पर यहाँ पर कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो स्थूल भाग से फिर शुक्र का निर्माण हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि मज्जा धातु जो होता है इसका भी कोई उपधातु नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस तरह से यहाँ पर क्या होता है, धातु पोषण, धातुओं का मतलब क्या होता है, पोषण और निर्माण होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्षीर दधि न्याय देखें तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से दूध जो होता है वो क्या होता है, दही में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि रस धातु से रक्त का, रक्त से मांस का, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, और मज्जा का मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। लेकिन इनमें कुछ बाधाएं थी, तो उन बाधाओं का निराकरण करने के लिए फिर आचार्य सुश्रुत जी के टीकाकार दलहन जी आए। उन्होंने क्या बोला कि यह जो प्रसाद भाग होता है इसके दो भाग होते हैं, स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। तो स्थूल भाग से तो क्या हो जाता है, धातु का निर्माण हो जाता है, और जो सूक्ष्म भाग होता है इससे क्या होता है, अगली धातु के संदर्भी अंश मिलते हैं और साथ में उपधातु मिलते हैं। तो अगली धातु का जो संदर्भी अंश होता है उससे क्या होता है, अगली धातु बन जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि पूर्व धातु बनी रहती है और उत्तर धातु बनती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने फिर इसका निराकरण दिया, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, अब आप इस टेबल पर आइए, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो रस धातु जो होती है, रस धातु का उपधातु क्या होता है, स्तन्य और आर्तव होता है ना। और मल
क्या है, कफ है। रक्त की बात करते हैं तो कंडरा और शिरा उपधातु है, पित्त क्या है, इसका मल है। ये आपको टेबल याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू आएगा, यहाँ से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मांस की बात करते हैं तो मांस जो होता है इसका उपधातु वसा और सट त्वचा होता है, और मल जो होता है क्या होता है, कमल होता है। मेद की अगर हम बात करते हैं तो स्नायु और उसका मल क्या होता है, श्वेत होता है। अस्थि की बात करते हैं, अस्थि मज्जा शुक्र का कोई उपधातु नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अस्थि की मल की बात करें, केस, नख और रोम। और मज्जा की अगर बात करते हैं तो नेत्र, पूरी त्वचा में स्निग्धता होना, ये क्या हो जाता है, इसका मल जो होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देख लिया, क्षीरदधि न्याय देख लिया। अब नाउ अगला न्याय जो है, जो कि क्या है, केदारी कुलिया न्याय।